हाँ। नहीं तो हम इसको 15 दिन का फसल बोलते हैं। महीने में आराम से आप 2 फसल इसका ले सकते हैं। अब ये देखो, ये कितने दिन का होगा वो जो दिख रहा है मुझे? ये 15वें-16वें दिन का बेड है। अब इसको तुड़वाते चलते हैं, साथ में इसमें लगने वाले लागत और प्रॉफिट की बात करते चलते हैं जी। दीदी हो टोरो। तकरीबन मुझे ये 6वां साल है पैरा मशरूम करते हुए, और ऑयस्टर मशरूम करते हुए 10वां साल है। इसे ऐसे ही कर रहे हैं पेड़ के छांव में? जी, तो आपने सेट बनाने पे अभी तक कोई खर्चा नहीं किया? नहीं, अमली का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, हाँ। आम का पेड़, इन सभी पेड़ के नीचे आप पैरा मशरूम आराम से कर सकते हो। तो ये तो बाकी फार्मिंग से बिल्कुल सस्ता हैगा। एकदम जुगाड़ है? एकदम जुगाड़। ठीक है। जीरो बजट बोलते हैं। जीरो बजट। मेन इसका लॉजिक यही है मशरूम का, आप जितने का आप धान उगा करके पैसा बनाते हो, उससे कहीं ज्यादा उसके पैरे से आप मशरूम उगा करके पैसा बना सकते हो। ये मेन चीज है। और इस बात को किसान को जानने की, समझने की जरूरत है। जिस दिन वो समझ जाएगा, उस दिन वो अपने पैरे को संरक्षित करने लगेगा। उस दिन वो किसान जो है अपने आय को दुगनी, जो हम प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा दुगनी बोलते हैं, 5 गुना पैसा कमा सकते हैं। ये स्पॉन्ज जो है, इसमें मशरूम का जाला है। हाँ। और इसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर बोलते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो आपके भी देखे हैं, दूसरे किसानों के भी देखे हैं। हाँ। वो जो मेन चीज जो छुपा देते हैं, जो नहीं बताते हैं, हाँ। यही का लूप होल है कि जाला कितना बना है और कब उसको खोलना है। इस पर लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट या क्वेरी रहता है। इसके ऊपर ऐसा बैग लटका कर, बैग को रख के हम जो है एक के ऊपर एक मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। तो इस कमरे में 6000 बैग एक दिन में, 6000 बैग एक महीने में लग सकता है। चारों तरफ मशरूम खिलता फूल की तरह, बहुत ही सुंदर लगता है। इतने छोटे से बेड में आप 1 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक का मशरूम ले सकते हो। इसमें मछली है मोनोसेप तलपिया। हाँ। जो भी वेस्टेज निकलेगा मशरूम का, उससे आप जो है मछली उत्पादन भी ले सकते हैं। खाली सेट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। पैरा मशरूम मेरे समझ में आप जो है मुर्गी के खाली पड़े फार्म पे बहुत अच्छे से कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको बिना सेट के पैराफुटू मशरूम कैसे होता है ये दिखाने जा रहे हैं। जहां पर हम खड़े हैं वहां आम के 8-10 पेड़ हैं और उसी के छांव के नीचे ये पैराफुटू का पूरा सेटअप लगा हुआ है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में आजकल बहुत सारे शेड जो हैं खाली हैं, यानी कि एस्बेस्टर का सीट लगा हुआ जो शेड है छत्तीसगढ़ में मुझे खाली दिखता है और उनकी समस्याएं मेरे समझ में आती है। इसलिए सीट पर भी कैसा होता है इसी वीडियो पर भी देख पाएंगे कि मशरूम को आप सीट पर कैसे कर सकते हैं, सीट वाले शेड पर कैसे कर सकते हैं, एस्बेस्टर वाले पे ये समझ पाएंगे। इसी के साथ पैराफुटू और ऑयस्टर मशरूम के बीच के मार्केटिंग और उत्पादन को भी समझ पाएंगे, यानी कि ऑयस्टर मशरूम भी हम दिखाने जाएंगे। लेकिन जब पैराफुटू मशरूम या किसी भी मशरूम की हम चर्चा करते हैं तो जो दर्शक होता है उसके मन पे एक सवाल पैदा होता है कि इसका मार्केट है कहां पे, इसको बेचेंगे कैसे। तो जो भाई साहब कर रहे हैं इस फार्म पे, वो पिछले 10 साल से कर रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं कि अच्छा मार्केट है उनके पास। और ये हम दिखा रहे हैं मध्य छत्तीसगढ़ से, यानी कि रायपुर, दुर्ग, धमतरी के बीच से दिखा रहे हैं। जो ये जो है राजिम के एरिया से हम दिखा रहे हैं, जहां पे धान का उत्पादन बहुत अत्यधिक होता है, वहां से दिखा रहे हैं। भाई साहब से परिचय लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम चौवाराम साहू है। हाँ। और मेरा गांव पीछे बड़ी करेली है। हाँ। ये हमारा जो फार्म है वो भेंडरी करके गांव है जस्ट बगल में, वहां पर है। तो फार्म का क्या नाम रखे हैं ये बता दीजिए। ये हमारा फार्म का नाम तपस्वी मशरूम फार्म है। तपस्वी मशरूम फार्म है। और ये एरिया तो धान के लिए बहुत फेमस है। इधर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे महानदी है जो मैं पार करके आया हूँ नारी पे। और इधर पैरी होगा मेरे अंदाज से। ये आधा किलोमीटर आप जाएंगे आगे तो पैरी नदी लगा हुआ है। हाँ, यानी जेकर कोड़ देवे ती का पानी निकली। पानी पर्याप्त मात्रा में है, दोनों तरफ नदी है, फुल मात्रा में पानी है। हाँ। और बहुत मीठा पानी है। मीठा पानी है। इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। इस क्षेत्र को त्रिवेणी संगम है यहाँ पे, वहां से हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है खुले पे भी हो जाता है ऐसे? जी, खुले पे ही पैरा मशरूम मेजर होता है। इसकी खेती आप जब देखे होंगे पुराने ज़माने में, पैराट जो है वो खुला खलिहान पे होता था, जहाँ पे हमारा ब्यारा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ब्यारा पे पैराट रहता था, वहाँ पे नेचुरली पैरा मशरूम निकलता था। वही मेथड को हमने कॉपी करके ऐसा खुले जगह पे थोड़ा छांव रखते हुए आम के पेड़ के नीचे हम पैरा मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो चलिए भैया से समझते हैं कि किस तरीके से आम के छांव के नीचे पैराफुटू की खेती कर रहे हैं। इसी के साथ सेट पे कैसे कर रहे हैं ये भी समझेंगे, ऑयस्टर भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। और आप स्पान भी बनाते हैं ना, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये पैराफुटू की खेती आपने शुरू कैसे की है? पैरा मशरूम को मैं एक्चुअल में जब मैं इसका ट्रेनिंग लेने गया था DMR सोलन में,
वहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हुए देखा था। वहाँ पर जब मैं देखा पैरा मशरूम को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है तो मैं सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि पैरा मशरूम को नेचुरली निकलता है पेराट में, ऐसा मैं समझता था उस समय तक। जब मैंने वहाँ पर इसको आर्टिफिशियली या कह सकते कृत्रिम रूप से उगाते हुए देखा और उनके डेमो को देखा तो मुझे इच्छा जगी कि मैं पैरा मशरूम अच्छे से उगाऊँ। फिर मैं इसको सीखने के लिए CTMRT उड़ीसा होता है, वहाँ पर गया था। मशरूम का ट्रेनिंग सेंटर है बहुत बड़ा गवर्नमेंट का, वहाँ पर सीख करके आया। और उसके बाद फिर रास्ते में जितने भी और मेरे मित्र थे परिचय के जिन्होंने पैरा मशरूम खेती करे थे, उन सबसे सलाह लेते हुए जानकारी लेते हुए आया और उसके बाद से मैं करने लगा। तब तकरीबन मुझे ये 6वां साल है पैरा मशरूम करते हुए, और ऑयस्टर मशरूम करते हुए 10वां साल है। अभी तो हम रीपा पे खड़े हैं जी, जो रूरल डेवलपमेंट पार्क जी बना था उस पे हैं, वहीं पे आप कर रहे हैं जी। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, शुरू से यही कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले मैं घर पे करता था और वहाँ पर मेरे यहाँ घर में कोठार जगह है, उस पर जगह खाली रहता था तो हम जो है उस पर पैरा मशरूम स्टार्ट किए थे। बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन क्योंकि मांग बढ़ते गया, डिमांड बढ़ते गया और हमारे लिए जगह पर्याप्त न रहा तो फिर हम आगे चल के रीपा में शिफ्ट हो गए और यहाँ पर मशरूम उत्पादन तकरीबन 1.5 साल से यहाँ कर रहे हैं। 1.5 साल से इसे ऐसे ही कर रहे हैं पेड़ के छांव में? जी जी। तो कोठार ते बिहारल कहा था जी कि गाय रखे तेला कहा था? गाय वाला रखे वाला, गाय वाले कोठम चालू कर रहे हैं जी। जी। हाँ, हमारे यहाँ कोठा या कोठार कहते हैं, जो गौशाला होता है जहाँ गायों को रखा जाता है उसको कहते हैं। उस एडजस्टिंग जगह पे आपने चालू किया था। आपने शेड बनाने पे अभी तक कोई खर्चा नहीं किया है? 10 ईयर्स में कोई शेड नहीं बनाया है? कोई शेड नहीं बनाया। तो ये तो बाकी फार्मिंग से बिल्कुल सस्ता हैगा। एकदम जुगाड़ है, एकदम जुगाड़, ठीक है। जीरो बजट बोलते हैं। जीरो बजट। और भाई साहब मुझे मिलते हैं कहाँ पता है? भाई साहब मुझे मिलते हैं राजिम के मेला में। राजिम के मेला में 3 जिले का कार्यक्रम लगता है। इधर से राजिम का एक तरफ नवापारा तरफ जाएंगे तो रायपुर जिला हो जाता है, इधर आएंगे तो धमतरी जिला हो जाता है, उधर गरियाबंद जिला हो जाता है। तो तीनों जिले के किसान मुझे राजिम के मेले पे मिलते हैं। भैया से हर साल मुलाकात होती है, मैं इनके पास पकौड़ा खा के भी जाता हूँ मशरूम का, है ना? जी जी, आपके वीडियो में भी है पकौड़ा खाते हुए पकौड़ा खाते हुए वीडियो है। तो आपने सेट पे 0 खर्च रखा है जी। ऑयस्टर के लिए भी सेट नहीं किया है आपने? ऑयस्टर के लिए भी नहीं। ऑयस्टर को भी कोठा में कर सकते हैं, कुरिया में कर इंडोर सकते हैं? फार्मिंग है ऑयस्टर मशरूम, तो पूरा इंडोर फार्मिंग है, उसको अंदर में ही करना है। ये आउटडोर है। आउटडोर है, मतलब आप इसको खुले जगह पे करिए और ऑयस्टर मशरूम को बंद जगह पे करिए। अब मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए जी, कि पढ़ाई कहाँ तक है और मन में ऐसा विचार कैसे आया कि मुझे ये मशरूम करना है? मेरा पढ़ाई तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है मशरूम को लेकर के। मशरूम को लेकर के? जी, मैंने इसमें बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है। मेरा टिश्यू कल्चरिंग सब्जेक्ट रहा है, जिसके तहत किसी भी पौधे का या सीडलेस चीज़ों को उसका कल्चर करके उसका पौधा बनाया जा सकता है या कोई उसका प्रतिरूप बनाया जा सकता है। जैसे आप शक्तिमान में बोलते हैं जगौल जैसा करता था, जो चीज़ें होती हैं उसका प्रतिरूप बनाया जा सकता है बिना उसके बीच का स्पॉन का। उसका हमने पढ़ाई किया है। इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में बायोटेक्नोलॉजी या फिर टिश्यू कल्चरिंग। हाँ, मतलब क्लोन बनाया जा सकता है, वैसा वाला मैंने पढ़ाई किया है। उसमें मशरूम का एक पार्ट रहता है, तो उसमें लेकर के मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट जगा और उसके बाद फिर मशरूम का काम करने लगा। 2014 में मैंने ये किया हुआ है कंप्लीट कॉलेज, और उसके जस्ट बाद से मैं काम चालू कर दिया था। अच्छा, अब मशरूम के फर्स्ट प्रोसेस को पकड़ते हैं और चलते चलते बात करते हैं जी। आ जाइए। अच्छा, अब मुझे बताइए, आप ये खुले पे कर रहे हैं, है ना? जी। तो खुले पे मस्त हवा चलता है जी, है ना जी। तो कितना टेम्परेचर को खुले पे मेंटेन करके रखते हैं? यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। पैरा मशरूम के लिए टेम्परेचर आपको जो है 25 से ऊपर चाहिए, और ये मान के चलिए 35 से नीचे। 36, 37, 38 भी चल जाता है, लेकिन 35 से नीचे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये तापमान ऑटोमेटिकली इस जगह पे इन्वायरमेंट पे बन जाता है, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना आपको हाइग्रोमीटर लगाने की ज़रूरत है, ना आपको फॉगर लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई जैसा गर्मी पैदा करने के लिए कोई हीटर वगैरह। हाँ। तो नेचुरली इस जगह पे ऐसा तापमान रहता है जो रूम टेम्परेचर बोलते हैं, जो 25+ रहता है, वही तापमान यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन के रहता है। मतलब रूम से भी बेहतर रहता है? रूम से ही बेहतर रहता है। अभी हम यहाँ एसी से भी बेहतर, एसी से है ना? अभी देखो कितना मस्त हवा चल रहा है। मतलब जैन पेड़ के नीचे पट ले तोला नींद आ जाए, वही जगह पे मशरूम उगाया जाए। मशरूम उगाया जाए, ठीक है, ये कर सकते हैं ना जी। अच्छा भैया, एक तरफ बाउंड्री है इसके जी, इसी के साथ जी, एक तरफ बाउंड्री है जी, और एक तरफ जिधर से गर्म हवा आ सकता है, गर्म हवा और थोड़ा धूप आता है, धूप आता है सुबह के टाइम पे, उधर आपने ये नेट लगा दिया है। जी। अच्छा, अब मैं सपोज करता हूँ कि इधर बाउंड्री नहीं होती, किसी के घर इधर बाउंड्री नहीं है, बगीचे में बाउंड्री नहीं है, या ब्यारा में इधर बाउंड्री नहीं है, जी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही ग्रीन नेट लगता है।
ग्रीन नेट लगता। अच्छा, अब कई ब्यारा, जैसे हम छत्तीसगढ़ के नजरिए से छत्तीसगढ़िया आदमी समझना चाहो ना, कई ब्यारा में अमलिक पेड़ थे, मेड़ में है ना, 4-5 ठन अमलिक पेड़ थे। आजकल आदमी मन चकाचक काट दे थोड़ा, नहीं फरे की। तो अमली के छांव पे भी किए जा सकते हैं। अमली के छांव पे भी किए जा सकते हैं, काबर कि अमली के पेड़ बहुत बड़े होते हैं और घना छांव प्रदान करते हैं। अगर आपके जो छांव वाला हिस्सा है, जमीन हिस्सा है, हाँ। वहां पे इतना धूप आते हैं, हाँ। तो ये पर्याप्त है आपके जो है मशरूम उगाए के लिए। एक से ज्यादा धूप आते तो फिर दिक्कत हुई। एक से ज्यादा छांव है तो और ज्यादा बेहतर है। तो अमली के पेड़ के नीचे इतना छांव पर्याप्त मात्रा में रहता है, इतना छांव से पैरा मशरूम आराम से कर जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि घना छांव है इसलिए मैंने पूछा। और उस पेड़ को लोग चकाचक काट रहे हैं इसलिए पूछा। अमली का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, हाँ। आम का पेड़, इन सभी पेड़ के नीचे आप पैरा मशरूम आराम से कर सकते हो। हाँ। क्योंकि सारे जो पौधे पेड़ हैं उनके नीचे अच्छी छाया रहती है। अच्छा, ठीक है, ठीक। एक बिजनेस और माइंड में आ गया। जी। यानी कि हमारे गांव के तालाब पे यार बहुत पेड़ रहता है जी। तो तालाब के पार को लीज में लेके भी वहां पर भी किया जा सकता है। तालाब का जो ये है पार होता है जो बोलते हैं, वो एकदम ही खाली पड़ा रहता है, बेवजह का वहाँ पे कचरा पर जमा रहता है। आप जो तालाब में मछली पालन करते हैं वो किसान भाई भी तालाब के पेड़ मेड़ है उसके ऊपर आप जो है चारों किनारे में जितने भी मेड़ इलाके हैं वहां पर आप जो है कर सकते हैं। और बड़े बड़े पीपर के पेड़, हाँ, हमारे गाँव के तरिया में बड़ा जो जितना बड़ा पेड़ है उतना ज्यादा एरिया पे वो छांव पैदा करता है, उतने ज्यादा जगह पे आप पैरा मशरूम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हर चीज का सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा ना भाई। अभी आप चलते हैं फर्स्ट प्रोसेस पे। अब क्या कर रहे हैं भैया ये बताइए। ये उपचार करना बोलते हैं इसको। हाँ। जो पैरा होता है या जो हम भोजन जिसको हम बोलते हैं मशरूम, जिसको खाता है वो पैरा होता है। हाँ। और उसको खिलाने से पहले, जैसे हम चावल होता है, सादा चावल नहीं खा सकते, उसको पकाना पड़ता है। हाँ। वैसे ही एक तरह का ये उपचार है, उपचार हो रहा है। इसमें हम डालते हैं चूना, हाँ। जिसे कच्चा चूना बोलते हैं। और वो कच्चा चूना पे होता है एसिडिक नेचर, हाँ। जो पैरा को एल्कलाइन कर देता है, हाँ। यानी कि उसको खाने लायक बना देता है, सुपाच्य बना देता है, हाँ। मशरूम को खाने लायक। अच्छा। तो आप इसमें चूना हम मिलाते हैं और पानी होता है, इस पे हम पैरा को रात भर के लिए डुबा देते हैं। अभी ये डूबने का प्रोसेस हो रहा है। हाँ। और इसके बाद ये रात भर ऐसा रहेगा। कल सुबेरे इसमें से पानी निथार देंगे। हाँ। तकरीबन 10-11 बजे जो अगला स्टेप होता है वो हम करेंगे। अच्छा, एक बार चूना को और बता दे भाई, कदे वाले चूना है, बड़ कमेंट में पूछते हैं। चूना ला तो भाई। हाँ ला भाई। हाँ। चूना जो है ये गड़ा वाला हो सकता है, पाउडर फ्रेम में भी हो सकता है, पाउडर फ्रेम का भी चलेगा, लेकिन ये व्हाइट चूना होना चाहिए, कलरफुल वाला नहीं होना चाहिए। हाँ। और दूसरा चीज, इसको चखने से हल्का सा जलन करता है, या आपका कहीं पर कटा लगा हुआ है, हाँ। कहीं पर कट वट गए, घाव का निशान, वहां पर अगर चूना आप डालोगे तो जलता है। या इसको आप जो है पानी में डालोगे तो हल्का सा उबाल आता है और गर्म हो जाता है पानी, वही वाला चूना है। इसको कच्चा चूना बोलते हैं कई लोग गड़ा चूना बोलते हैं, कई लोग महाराजा चूना, डल्ला चूना या फिर मक्खन चूना के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये घर पोते वाले का घर पोताई का पहले जमाने में जब घर होता था जो मिट्टी का उसमें जो चूना पोताई करते थे यही वाला करते थे, घर पोते चूना। और जो आजकल जो चूना आता है वो बुझा हुआ चूना बोलते हैं। हाँ। जो बिरला सेम, बिरला व्हाइट, मैजिक सेम और बहुत सारे नाम से आता है। हाँ। वो चूना इसमें काम नहीं आता है, जिसको बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। मतलब उसमें उबाल नहीं आता अगर आप पानी में डालोगे। हाँ। या चख लोगे या कहीं पर कटे हुए पे डालोगे तो वो जलन नहीं करता है। जो हाथ को चढ़ दे वैसा चूना चाहिए। ठीक, हाँ ठीक है। तो ये चूना हो गया, तो इसको डुबो दिए। कितना घंटा डुबोते भैया इसको? ये 10 से 12 घंटा कम से कम होना चाहिए, 14 घंटा 16 घंटा भी कर सकते हैं। तो अभी तो इसमें मैं देख रहा हूँ वो पूरा वाला नहीं डूबा है, मतलब जो वो बनाते हैं पूरा वो वाला नहीं डूबा। ये कौन सा वाला डूबा है? नहीं समझा। मतलब जो नहीं बनाते हैं, क्या बोलते हैं? बंडल। हाँ, यानी कि इसमें बंडल वाला नहीं। हमारे यहाँ मशरूम उगाने के लिए 2 मेथड फॉलो करते हैं। हाँ। एक तो बंडल मेथड है जो आप ज्यादातर जगहों पे देखे होंगे और दूसरे किसानों के यहाँ। हाँ। दूसरा एक मेथड होता है कैरेट मेथड। हाँ। कैरेट मेथड में डायरेक्टली जो खेतों में खलिहान में पैरा पड़ा हुआ है उसको बिना कोई बंडल बनाए, हाँ। खुले में जैसा पड़ा हुआ है उसी कंडीशन में उसको उपचार करके, हाँ। आप उसको डायरेक्टली कैरेट में एक सांचा होता है, जैसे ईंट बनाने के लिए एक सांचा होता है, वैसे ही कैरेट को हम एज अ सांचा यूज करते हैं और उसमें डायरेक्टली हम पैरा को डालते हैं। जो पैरा डूबा हुआ खुला पैरा उसको डालते हैं। हाँ। उसके ऊपर बीज डालते जाते हैं और उसी की तरह उसमें रस्सी फिट करके ईंट का जैसा सांचा होता है वैसा उसको वहां पर ले जाकर के उल्टा रख देते हैं। तो यहाँ तो आपका वो बंडल वाला है, ये बंडल मेथड है। तो बंडल काटते वक्त जो पूरा का पैरे का जो वेस्टेज बच जाता है, कहना चाह रहा था, जो पैरा आपका बंडल बनाने के बाद जो बचता है, जिसको हम कतरन या फिर कतरा बोलते हैं, जो वेस्टेज पैरा है, उस पैरे को हम जो है कैरेट मेथड पे यूज करते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं कि आपने बंडल निकाल लिया, जी,
ठीक है, अब बंडल निकाल लिया तो बंडल को रखते कैसे हैं इसको समझते हैं। जी चलिए वहीं पे अभी हम समझाते हैं कि फ्रेम कैसे बना, ये पहले समझा दें, उसके बाद समझाएंगे कि अभी ये बंडल को इकट्ठा कैसे करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। भैया ये फ्रेम को जरा समझाइए। ये फ्रेम आपने ईटा का बनाया है, जैसे मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसा ईटा लगा है क्या भैया? जी। और उसके ऊपर पे ये बांस को रख दिए हैं, 2 राउंड रखे हैं क्या? जी, ये एक्चुअल में क्या है, इसका माइसीलियम जाला बनता है मशरूम का। हाँ। वो बहुत तेजी से बढ़ता है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम इसको जमीन के सरफेस पे रखे हैं तो ये फैल करके जमीन में आ जाता है, फिर यहाँ पर मशरूम का फ्रूटिंग निकलने लगता है। अच्छा। उसको रोकने के लिए, ताकि जाला इसमें रहे और ज्यादा मात्रा में मशरूम निकले, उसके लिए आप जो है इसको जमीन से सतह से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। साथ ही साथ जमीन जो है नमी को खींचता है, तो इसकी नमी को खींच करके जो है इसको सूखा ना कर दे और इसमें प्रोडक्शन में फर्क ना पड़े, इसके लिए हम जो है इसको जमीन से थोड़ा ऊपर रखते हैं। और एक जगह को यूज करते हैं, लंबे जगह तक यूज कर सकें, उसके लिए इसके ऊपर हम जो है बांस रखते हैं कि उसके ऊपर हम रखते हुए चले जाएं। और इसके लास्ट और आखिर पे ईंटें रखे होंगे, बीच में एक आध जगह रखे होंगे, है ना। अभी एक चीज और मैं समझना चाहूंगा भैया, अगर इसको आप बांस का ही बनाते तो ऐसे फ्रेम वाइज बना के इस बेड के क्वांटिटी को और एक के ऊपर एक लेयर वाइज भी आप कर सकते हैं, रेक जैसा। आप इसको लोहे का बनवा सकते हैं ऐसा फ्रेम जैसा, और इसको रखने के बाद इतने ऊपर में हाइट में आप दूसरी और रेक लग करके उसको फिर रख सकते हैं, उसके ऊपर और कर सकते हैं। लकड़ी का बनाना चाहें तो लकड़ी का भी बना सकते हैं। ये मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं। एक ही जगह पे ट्रिपल चपल आप जो है यूज कर सकते हो। हाँ, आप अभी जगह पे ये सिंगल कर रहे हैं। हाँ, हम सिंगल लेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जगह इफरात है, इसलिए जगह कम है, वो लोग यहाँ पे बेड की क्वांटिटी को इंक्रीज कर, हाँ, लेयर वाइज कर सकते हैं, रेक बना करके। ठीक है, अभी मैंने लोगों को समझाने के लिए ये मंगाया है बंडल, और मैंने कहा कि भैया ये बना बुनाया है तो एक अलग से बना के दिखा दो। तो भैया ने कहा ईंटे पे बना के दिखा देता हूँ। तो अभी हम ईंटे पे बना के दिखाते हैं कि कैसे बनता है। ये 4 ईंटा इधर 4 ईंटा इधर भैया ने रख दिया है। आजा भाई, आ थोड़ा मदद करगा तुलसी भाई। ये इस तरीके से रखते जाएंगे जी। 3-3 का हम लेयर बनाते हैं, 3-3 का बनाते हैं। अच्छा बैठ जा भैया, एक 3-3 के बनाता नहीं। हाँ, 1 2 3 जी। ये इस तरीके से 3 आड़ी, फिर उसके बाद 3 जो है ऐसा खड़ी रखेंगे। अभी इसके ऊपर बेड रखने के बाद इसमें स्पॉन और चोकर डालेंगे। अच्छा, ये बंडल का साइज क्या रखे होगे भैया? ये 12 का साइज है ना, ये 12 इंची लंबा है। और ये जो है लगभग 10 इंची मोटा है। अच्छा, इस तरीके से है जी। इस तरीके से ये रख दे रहे हैं। और ये स्पॉन आपका ही बना हुआ है? जी, हमारे यहाँ लैब में स्पॉन बनाते हैं। पैरा मशरूम को ऑयस्टर का दोनों का स्पॉन आपको मिल जाएगा। और ये भैया जो है घर पे है लैब पूरा, है ना भैया? सेटअप लैब का घर पे है और बाकी चीजें जो है यहाँ पे। अभी और क्या डालेंगे भैया इस पे? ये स्पॉन जो है, इसमें मशरूम का जाला है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर बोलते हैं। ये आपका चोकर हो सकता है, कोढ़ा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आपका बेसन लगता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसमें माध्यम को परिवर्तित करते हैं। ये एक तरह का इसके जाला को तेजी से खाने और इसमें जाला को आगे बढ़ने में मदद करता है। अच्छा, मतलब ये चार्जर है कह दें, हाँ, चार्ज एक्टिवेट कर देता है ताकि जल्द से जल्द उसमें जाला जो है आगे बढ़ सके। अच्छा, तो कौन से मौसम में गेहूं का करते हैं, कौन से मौसम में? अभी जैसे गर्मी ज्यादा है तो आप जो है गेहूं का कर सकते हैं। गर्मी जब कम होता है, ठंडी बढ़ने लगता है, तो इसके उस समय हम कोढ़ा को यूज करते हैं। जो धान का जो राव निकलता है, जिसको ब्रांड बोलते हैं, उसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद और ज्यादा ठंड हो जाएगा तो आप बेसन यूज कर सकते हैं। हाँ, अब ये फिर से आड़ी रख दिए और इसके ऊपर डाल रहे हैं। ऐसे 1 2 3 इधर डालेंगे 3 और इधर डालेंगे 3, इस तरीके से। जी। इसका मेजर जो क्या बोलते हैं साइज बनाया है, आइडियल साइज, वो 1 बाई 1 का होता है। 1 का लंबा, 1 का चौड़ा, 1 का ऊंचा। अच्छा, उसका साइज बना हुआ है। उसी के हिसाब से इसका जो है प्रोडक्शन को और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है कि इस तरीके से होना चाहिए बोल के। अब क्योंकि ये चलन में आ चुका है तो उस चीज़ को लोग भूल गए हैं और इसका मोटाई और लंबाई और इस चीज़ को समझते हैं। ये एक्चुअल में इसका एक घन मीटर जो बोलते हैं ना, उस टाइप से नापा में है। 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा। अच्छा, इस तरीके से बना हुआ है। और उसी के हिसाब से इतना माध्यम, इतना पैरा, इतना चोकर और इतना स्पॉन, ऐसा इसको ये इसका वैज्ञानिक बना हुआ है। ठीक है, अभी ये फिर डाल रहे हैं भैया। ये तीसरा लेयर हो गया। 3 लेयर में आप देखिए मोटाई के हिसाब से लगभग 1 फीट का मोटा, 1 फीट का लंबा, 1 फीट चौड़ा ऑलरेडी है। ये आपका बना हुआ है। अच्छा, एक सवाल और पूछना था आपसे, मेरे मन पे सवाल आ जाता है। जी। क्योंकि अलग अलग लोग मिलते रहते हैं और अलग अलग मुझसे डिस्कशन करते रहते हैं। जी। हमारे यहाँ तो धान होता है जी, तो ये धान के पुआल है जी, जिसको हम कट करके बनाए हैं बंडल जी।
क्या जहाँ गेहूं होता है जी वहाँ गेहूं के भी जो पुआल निकलता है उसको ऐसा कट करके किया जा नहीं, सकता पैरा है? मशरूम के लिए जो माइसिलियम चाहिए रन करने के लिए वो पैरा मशरूम का पैरा में ही है। गेहूं में इसका नहीं करते। गेहूं में आप जो है बटन मशरूम कर सकते हैं और दूसरे अन्य मशरूम होती है उसको करते हुए मैंने वो कुट्टी देखा वाला कर सकते जी, हैं। ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं वो कर सकते वो हैं। भी दिखाएंगे पैरा अभी। मशरूम का मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया होगा तो मेरे ध्यान में नहीं है। अच्छा, पैरा मशरूम का पैरा पे ही जी करते हैं, ठीक है। तो ये पैरा मशरूम के तरीके को पहले समझेंगे भाई, फिर ऑयस्टर पे जाएंगे। अब ये 3 लेयर करने के बाद ये लास्ट में एक लेयर जो है जो ऊपर में चोकर और स्पॉन लगा हुआ है उसको ताकि ढक देते हैं और वो खुला रहने से सूखने का डर रहता है और अन्य चीज़ें हो सकती है, उसके लिए हम इसमें लास्ट में एक लेयर ऐसा फैला देते हैं। ओके, ठीक है। ये एक लेयर फैल गया इसके ऊपर में, जी। ठीक है भैया। अभी अब इसके बाद ये पहला दिन हो गया जी। अब इसके बाद दूसरे दिन का कार्यक्रम इसको क्या है? ऐसा बन जाने के बाद तकरीबन 6 से 8 दिन के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में डालते हैं। इंक्यूबेशन मतलब आप कह सकते हैं जैसे सिकाई कह सकते हैं, सिकाई सामान्य भाषा में। ये एक तरह का इसके अंदर गर्मी पैदा होती है और जो हमने चोकर डाला हुआ है, स्पॉन डाला हुआ है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके अंदर में और वो जाला बन करके चारों तरफ इसमें फैलने लगता है, जो परिणाम के रूप में 6वें या 7वें 8वें दिन में आपको देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है आपका स्पॉन कितना अच्छा है, पैरा कितना अच्छा है, माइसिलियम मौसम कितना अच्छा है। इन तीनों कारकों के आधार पर ये 6 दिन में, 8 दिन में, कभी कभी 10 दिन में इसका ग्रोथ नज़र आता है। जो ग्रोथ जो है आपका 8वें दिन में इस तरह से देखने को मिलेगा। जो जाला बन चुका होता है, जाला आपका बाहर में निकलते हुए दिखाई देगा इस तरीके से, जैसे इसमें कोई परत बन चुका है, कोई लेयर बन चुका है, उस रूप में आपको 8वें दिन 9वें दिन दिखाई देगा। अच्छा, ऐसा लेयर जब आपको दिखाई देता है तो उस पॉलीथीन को हमको ऐसा हल्का सा खोलना होता है, हवा दिखाना होता है। जैसे ये ढका हुआ है, इसको आपको सुबह सुबह आएंगे और इसको, क्योंकि इसमें अब गर्मी बढ़ रही होती है, इसमें अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो इसको ऑक्सीजन दिखाने के लिए, हवा देने के लिए और इसके तापमान को थोड़ा सा ठंडकता लाने, क्योंकि ये गर्मी क्रिएट करता है, पैरा गर्म वाला चीज है। इसको तापमान को कम करने के लिए सुबह टाइम पे और शाम के टाइम पे आधे घंटे के लिए ऐसा ऑक्सीडेशन देना होता है, ऑक्सीजन देना होता है, या कह सकते हैं हवा देना होता है। पॉलीथीन को थोड़ा खोलना पड़ता है। पॉलीथीन को खोलना होता है ताकि इसके अंदर की गर्मी या भाप या कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है वो दूर हो सके। अच्छा, तो मुझे एक चीज समझाइए, ये अभी हमने बनाया जी, इसको पॉलीथीन से कब ढकेंगे? बस बना दिया और उसके बाद ढकना है। अभी ढक देना है? हाँ, अभी ढक देना है, फिर उसको खोलना कितने दिन बाद है? वही मैंने बताया 6वें 8वें 7वें इस बीच में, या कभी कभी 10वें दिन में। वो डिपेंड करता है मौसम के आधार पे, या आपका पैरा कितना अच्छा है उसके आधार पे, या फिर जो है बीज है उसके आधार पे। तो बीच में खोल के उसको 1-2 दिन में हाँ, चेक बीच कर में आपको सकते हैं खोल कि के 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आपको देखना है कि कितना जाला बना हुआ है। ये जो जाला बना हुआ है इसको आपको देखना है कि ये जाला कितना बना है। उसके आधार पे ही ये जो अक्सर मैंने बहुत सारे वीडियो आपके भी देखे हैं, दूसरे किसानों के भी देखे हैं, वो जो मेन चीज जो छुपा देते हैं, जो नहीं बताते हैं, यही का लूप होल है कि जाला कितना बना है और कब उसको खोलना है। इस पर लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट या क्वेरी रहता है, क्वेश्चन रहता है। हमको ये नहीं पता, ढकना है ये तो पता चल गया, खोलना कब है ये उसमें कंफ्यूजन रहता है। लोग अक्सर यही पूछते हैं कि कब खोलना है, तो बोल देते हैं 6वें दिन खोल दो, या 8वें दिन खोल दो, या 10वें दिन खोल दो। इस आधार पे नहीं है खोलना, इस आधार पे खोलना है कि ये जाला कितना बना है। ये जाला जब पर्याप्त मात्रा में घेर ले, बहुत अच्छे से इस पर कवर कर जाए, तब आपको इस पॉलीथीन को खोलना है। इस बीच में आपको 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए खोल के देखने में कोई मनाही नहीं है कि जाला कितना बना है। जब आपको लग जाए ये जाला पर्याप्त बन चुका है, बाहर आने लगा है, झिल्ली में चिपकने लगा है, नीचे उतरने लगा है जाला जैसा, तब आपको इसको खोलना है, तब आप इसको हवा देना है। अच्छा, ठीक है भैया। अभी आपके पास 1-2 दिन वाला भी हम देख सकते हैं? 1-2 दिन वाला भी है, उधर आपको देखने को मिलेगा, जो कैरेट मेथड में हमने किया हुआ है। चलें क्या उसको देखते हैं? हाँ, वहाँ भी चल सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंचे हैं जहां पे भाई साहब पैरा और पैरा की कुट्टी रखते हैं, गोडाउन। इस जगह पर हम पहुंचे हैं और इधर ये देख रहे हैं, इधर पैरा है, ये पैरा आपको दिखाई दे रहा है और गोडाउन पे पैरा रखा हुआ है। इसके अलावा पैरावट पे भी है और एक गोडाउन पर भी है। तो और इधर पे कुट्टी रखा है। कुट्टी हम अच्छे से जानते हैं, जो गाय बकरी को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पुआल को कटवा के, वही ये कुट्टी है। कुट्टी का इस्तेमाल ऑयस्टर पे करते हैं और उसका इस्तेमाल पैरा मशरूम में करते हैं। अच्छा भैया, मुझे एक चीज बताइए जी, जो पैरा चाहिए जी, वो 1 एकड़ के पैरा से हम कितना पैरा मशरूम
बना सकते हैं या कितना उत्पादन कर सकते हैं? 1 एकड़ के जो पैरा है वो मिनिमम आपका जो है 4 से 5 टन का पैरा निकल आता है। 2 से 3 ट्राली आपका बनेगा जो ट्रैक्टर में लाएंगे। एक ट्राली लगभग 1.25 टन 1.5 टन रहता है, उस हिसाब से 4 से 5 टन का पैरा होगा। उससे 4 से 5 टन से आपका 2000 बेड जो है आराम से बन जाएगा। 2000 बेड जी। और अगर आप लॉस में भी जाएंगे, जैसे चूरा निकला, कटिंग निकला, कतरा निकला, थोड़ा बहुत पेरा 19-20 रहा, या कह सकते हैं हार्वेस्टर का मिजाई है तो कम पेरा आता है क्योंकि उसमें टूट जाता है पेरा, तो उस कंडीशन में 1000 बेड भी अगर बनता है तो 1000 बेड से आपका 180 रुपये के लागत के हिसाब से ये पैसा दे के जाता है। 1000 बेड का? 1000 बेड का, हाँ। 1000 बेड का 180 रुपये के हिसाब से लागत से देके जाएगा, तब कितना हो गया? 1,80,000 का पैरा से आप जो है तो अतका तो धान नहीं होता ही ना का। यही मेन चीज है कि जितने का आप धान उगाते हो 1 एकड़ से, उससे कहीं ज्यादा का आप उस पैरे से पैसा बना सकते हो। पैरे से ज्यादा पैसा बनेगा धान से? जी जी जी। मेन इसका लॉजिक यही है मशरूम का, आप जितने का आप धान उगा करके पैसा बनाते हो, उससे कहीं ज्यादा उसके पैरे से आप मशरूम उगा करके पैसा बना सकते हो। ये मेन चीज है। और इस बात को किसान को जानने की, समझने की जरूरत है। जिस दिन वो समझ जाएगा, उस दिन वो अपने पैरे को संरक्षित करने लगेगा। उस दिन वो किसान जो है अपने आय को दुगनी, जो हम प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा दुगनी बोलते हैं, 5 गुना पैसा कमा सकते हैं। 5 गुना पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, ये उसका मेन पॉइंट है। हाँ। तो आप अपने पैरे को संरक्षित करना सीखिए, उस पैरे को यूटिलाइज या उपयोग करना सीखिए। उस पैरे का वैल्यू धान से कहीं ज़्यादा है, और उससे आप अगर आप मशरूम उत्पादन में लेते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जितने धान से पैसा कमाते हो, उससे कहीं ज़्यादा उस पैरे से मशरूम उगा करके आप पैसा कमा सकते हो। डबल हो जाएगा या डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा? तो भैया आप पैरा का इतना वैल्यू बता रहे हो, इतना पैसा आता है पैरा से बता रहे हो, ठीक है, तो मुझे एक चीज़ समझाइए, आपने कितने से चालू किया था? जब मैं 2015 में कॉलेज कंप्लीट करने के बाद शुरू किया था, तो उस टाइम पे 200 रुपये का बीज और दवाई लेके आया था रायपुर इंदिरा गांधी कॉलेज से। और वहाँ से ऐसा कंडीशन था कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था, जुगाड़ से सारा चीज़ करना शुरू किया था। करते करते मशरूम में जब प्रॉफिट नज़र आया, तो मैं अपना कैपेसिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने लगा। आज के टाइम पर मेरे यहाँ तकरीबन 7 से 8 लेबर काम करी हर समय। जब बढ़ता है, ज़रूरत पड़ता है 15 लेबर है। प्रॉफिट का मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये स्टार्ट होता है, और जब बढ़ता है उस टाइम पे लाख रुपये महीने तक चला जाता है। अच्छा। अभी के समय में मशरूम पे मेरे यहाँ प्रॉफिट इतना कमा लिया है कि मेरा खुद का इलेक्ट्रिक गाड़ी का शोरूम है, गांव पे जगह भी लिया है, और अभी प्रेजेंट में मशरूम का लैब मैंने 7 लाख का रिसेंटली डाला हुआ है। आप खुद देख के आए हैं। हाँ, घर पे जी, ठीक है। और इधर ये वाला जो रीपा है जी, ये जो सामने दिख रहा है, इसमें क्या करते हैं? इसमें मैं ऑयस्टर मशरूम की फार्मिंग करता हूँ। हाँ। और वहाँ पर अभी 3.5 लाख रुपए का वहाँ पे भी सेटअप डाला हुआ है। नए सिरे से पूरा रैक सिस्टम बनाए हैं, और उसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा से क्वांटिटी में आएगा, मतलब मास स्केल पे प्रोडक्शन आएगा। अच्छा, तो चलिए आपका ये ऑयस्टर वाला भी समझ लेते हैं। तो ये दोनों कमरे में ऑयस्टर लगता है। अभी क्योंकि सीजन मेन स्ट्रीम पे आया नहीं है, इसीलिए कम मात्रा में है। यहाँ पर इंक्यूबेशन रूम है, बैग रेडी हो रहा है। हाँ, देख सकते हैं। अच्छा, ये स्पॉन डालने के बाद कुछ दिन के लिए उसको इंक्यूबेट करना होता है, मतलब माइसीलियम रन कर रहा होता है। तो इस तरीके से बेड जो है रन कर रहा है। तो इसके कुछ दिनों के बाद में जब बेड रन कर जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, तो इस वाले कमरे में आप दूसरे कमरे में आएंगे। हाँ, इस कमरे में आपको व्हाइट वाला बैग मिलेगा। तो भैया ये रस्सी में क्या करते हैं? ये एक्चुअल में ऑयस्टर मशरूम को 2 तरीके से कल्टीवेट या उगाते हैं। एक हैंगिंग मेथड है, जिसमें हम इस रस्सी के ऊपर बैग को लटकाते जाते हैं एक के ऊपर एक, जैसे सिक्का होता है पुराने जमाने में कांवर बोलते हैं। उसमें किसी सामान को लाद के लटका के ले जाते थे, वैसे ही ये रस्सी है। इसके ऊपर एक के ऊपर एक 4 बैग, 5 बैग, 6 बैग को लटका देते हैं। पॉलीथीन का जो बैग नीचे जमीन पे रखा है उसको। अच्छा, ठीक है। अभी एक मेथड और है आपके पास। दूसरा मेथड है रैक मेथड। हाँ, दूसरा ये रैक मेथड है। हाँ। इसमें आप देखेंगे जो बैग वाइट हो जाता है, उसको हम ऐसा लोहे का रैक बनवा लेते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 10-20 साल फुर्सत रहेगा। इसके ऊपर ऐसा बैग लटका कर बैग को रख के हम जो है एक के ऊपर एक मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। ये 8 लेयर का है। एक की जगह पे, इतने से स्पेस में 8 जगह पे हम मशरूम को एक साथ उगा सकते हैं, इसी पर्टिकुलर स्पेस पे। तो अच्छा। इस तरह से ये पूरा कमरा बना हुआ है। अभी तो आधा भरा हुआ है, सीजन नहीं लगा इसीलिए। हाँ। जब पूर्ण सीजन लग जाएगा तो इस कमरे में 6000 बैग एक दिन में 6000 बैग एक महीने में लग सकता है, और उसी एक महीने के अंदर में उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, हरी दिखा बेटा, ये फूला हुआ है, ये देखो,
इस तरीके से हाँ। इसमें जो है मशरूम निकलता है, चारों तरफ मशरूम खिलता फूल की तरह, बहुत ही सुंदर लगता है। और अगर आप यकीन माने तो इंडिया का सबसे टेस्टी मशरूम जो होता है वो यही है, ऑयस्टर मशरूम। इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का वैल्यू है, और जितने भी मशरूम आप खाते हैं सबसे ज़्यादा जो है काम का, जो शरीर को ज़रूरत है जिस चीज़ का, वो इसमें मिलता है। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट सीजन कब आएगा? इसका बेस्ट सीजन आपका अक्टूबर से लेकर के मेन सीजन जो है जनवरी में रहता है, दिसंबर जनवरी में। हाँ। और इसका उगाने का जो टाइम पीरियड है छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के हिसाब से, वो आपका जुलाई से लेकर के अप्रैल तक रहता है। तो इसका जो मुझे ऐसे देख के लग रहा है इसमें जो निकल रहा है ये पैराफूट से ज़्यादा यील्ड का है क्या? हाँ, इसमें आप जो है इतने छोटे से बेड में आप 1 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक का मशरूम ले सकते हो। अच्छा, कम से कम 1 किलो मशरूम इसमें इसके निकलता अंदर है। क्या भरा है भैया? वही है, ये पूर्ण तरह से मशरूम इसमें निकल जाने के बाद इस तरह से पिचक जाता है, कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, जब अच्छा रहेगा नहीं तो मशरूम, अंदर में क्या भरते हैं? ऑयस्टर भरने? इसमें भूसा है, पैरा जो आप यूज करते हो उसमें खड़ी पैरा रहता है पैरा मशरूम में, इसमें कट्टी है, मशीन से कटवा देते हैं बारीक। अच्छा, पैराकुट्टी है? पैराकुट्टी है, बस पैराकुट्टी है ना? बस पैराकुट्टी। अच्छा, पैराकुट्टी है एक तरीके से। जी जी जी, पैराकुट्टी है और मशरूम का बीज है, हाँ। बस दो ही चीज है और कुछ नहीं। इसमें जब तक मशरूम में इसमें माल रहेगा, या कह सकते हैं मशरूम निकलने का भोजन बचा है, ये व्हाइट रहेगा, निकलते जाएगा, येलो होते जाएगा और निकल जाएगा, डार्क येलो हो जाएगा और निकल जाएगा, काला काला हो जाएगा, पिचक जाएगा, भोजन निकलते जाता है, इसका वेट या साइज जो है छोटा होते जाता है। फिर इसको क्या करते हैं? इसको हम कंपोस्ट बनाते हैं, आगे इधर आप बाहर निकलेंगे देखेंगे। इसको वर्मी कंपोस्ट बनने के लिए सबसे मुख्य भोजन है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं डालते, खाली वर्मी डाल देते हैं, इसको पूर्ण रूप से वो खा जाता है और जबरदस्त कंपोस्ट बना के देता है। अच्छा जी, इससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इसमें वर्म डाल देते हैं, वर्मी कंपोस्ट रेडी हो जाता है। पैराकुट्टी का वर्म, मतलब ये पैराकुट्टी का वर्मी कंपोस्ट हो जा रहा है। जी जी, पैराकुट्टी का। हाँ। मशरूम का आम के आम गुठलियों के दाम। मशरूम को आप उगाने से लेकर के वापस डिकम्पोज होने तक हर एक चीज को यूज कर सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ काम आता है। कोई भी चीज बेकार या जाया नहीं जाता, कोई भी चीज बेकार या जाया कोई भी चीज बेकार या जाया नहीं जाता। हाँ, तो दोनों का स्पान अलग अलग तरीके से तैयार होता है क्या? जी, दोनों का स्पॉन अलग अलग तरीके से तैयार होता है और अलग रहता है उसका स्वाद, सुगंध और अन्य चीजों को लेकर के। केवल उसका जो भोजन होता है, या कह सकते हैं रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं, वो गेहूं का दाना या वीट होता है, वो सेम होता है बस। अच्छा, और ये जो पूरा काटते हैं वो सब ये हाँ, यहाँ पर हमारी जो दीदी लोग आते हैं काम पे, वो यहाँ पर बंडल बनाते हैं। वही बंडल बनाने का खड़ी बंडल है, ये कटिंग बंडल है। इस तरीके से बंडल बना के और रखते हैं। इसको करके कैरेट ये हार्वेस्ट, हाँ, ये जो कटिंग होने के बाद जो चूरा बचा है, या कह सकते हो कतरन बोलते हैं, इसी को हम जो है कैरेट मेथड भी यूज करते हैं। ये हार्वेस्टर का मिंजाई किया हुआ पैरा है, आप देख सकते हैं पूरा लितिर पितिर पड़ा हुआ है। और जो पैर से करते हैं, हाथ से जो मिंजाई करते हैं, वो वाला खड़ी रहता है, उससे अच्छा बंडल बनता है। ये हार्वेस्टर का मिंजाई किया हुआ पैरा है, ये कैरेट। तो अभी चलते हैं भैया कैरेट समझने। जी। अच्छा, ये जो टंकी है इसमें क्या मछली वछली क्या डालते हैं? इसमें मछली है, मोनोसेप तलपिया। हाँ। और इसमें कुछ नहीं, हम जो मशरूम उगाते हैं उसके बाद जो जरी डंठल सब बचता है, वो सब इसमें डाल देते हैं, मछलियाँ खा जाती है। प्लस में जो मैं स्पॉन बनाता हूँ मशरूम का, कुछ बीज खराब भी होती है, तो वो गेहूं का दाना है एक्चुअल में, उसको मछलियाँ बड़े चाव से खाती है। इसमें हम रोज रोज एक एक पैकेट डाल देते हैं, मछलियाँ जो है खाती रहती है, बढ़ती रहती है। मतलब 4-6 महीने में मछली एक आइडिया आप और प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जी जी जी, कि मशरूम फार्म वाला एक टंकी बना ले और हाँ, उसमें कुछ मछलियाँ डाल दे, जो भी वेस्टेज निकलेगा मशरूम का, उससे आप जो है मछली उत्पादन भी ले सकते हैं। अच्छा, एक मतलब यहाँ एक और प्रॉफिट हो सकता है जी मशरूम जी से ही। जी जी, तलबिया खा रही है? जी, तलपिया मछली है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो चलो अब कैरेट वाले दीपा तक पहुँचते हैं। जी, इतने बड़े सेट में हो जाता है? जी, ये गवर्नमेंट का मल्टी यूटिलिटी सेंटर है, हाँ। MUC बोलते हैं उसको। खाली जगह पड़ा हुआ है, वर्तमान में काम नहीं चल रहा है, तो हम इसमें पैरा मशरूम कैरेट मेथड से यहीं पे हम कर रहे हैं। ये जगह बढ़िया है, पर्याप्त है, लगभग 5000 स्क्वायर फीट एरिया है। हाँ। और इसके अंदर हम बड़े अच्छे तरीके से मशरूम कर पा रहे हैं। अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। जी, ये टीन का शेड है, बावजूद इसके इसमें गर्मी पड़ती है, फिर भी क्योंकि ऊपर हाइट अच्छा है, तो इसमें हम इसमें पैरा मशरूम बड़े अच्छे से कर पाते हैं। तो इसके चारों तरफ सीट है क्या? इसके चारों तरफ सीट है, उसके बावजूद क्योंकि इसमें वेंटिलेशन का एरिया है और प्लस में सरफेस एरिया बड़ा है, इसी कारण से उतना हीट नहीं बन पाता। और इस कारण से हम इसमें पैरा मशरूम बड़े अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी भैया ये स्पॉन दिखाने का यहाँ हमें मौका मिल जाएगा। स्पॉन होता कैसे, दूसरे वीडियो पे तो आपका जो स्पॉन बनाने का पूरा प्रोसेस है वो दिखाएंगे हम, लेकिन ये जो है ये बॉटल पे ऐसे रहता है ना, बियर के बॉटल पे इस तरीके से इसको रखते हैं। जी जी जी, ये इसके अंदर में जो जाला जैसा दिख रहा है, ये बियर बॉटल है, इसके अंदर जो जाला दिख रहा है ये मशरूम का जाला है। इसके अंदर जो दाना दिख रहा है ये गेहूं का दाना है, इसको खाते रहता है और इसके अंदर ग्रो करते रहता है। आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें जो है मशरूम का जाला दिखाई देगा और तोड़ा हुआ बीज का बॉटल वो वहाँ पर है।
अच्छा ठीक है। अब इसको भी उसी तरीके से रखेंगे, ये पेरा को भी ऐसा ही पानी में भिगो के? जी जी, सेम वैसे ही जैसे हम पीछे वीडियो में देखे, हाँ सेम वैसे ही इसको उपचार करेंगे। उपचार करने के बाद ले आएंगे यहाँ पर। हाँ। और ये कैरेट हमारा सांचा हुआ, जैसे ईंटें बनाने के लिए सांचा होता है। हाँ। इसके ऊपर हम पेरा इस तरीके से हट तो थोड़ा से, हाँ ये रहा, ये रहा। पर आ जाए साइड, ऊपर कैमरा डिस्टर्ब हुआ था, वही धीरे धीरे पर आ जाए तो काम ना करे। हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसा कर देंगे। अब ये डाल रही है उसमें। अच्छा, पहला लेयर हम पेरा का डालेंगे, उसके ऊपर हम जो है बीज डालेंगे। हाँ। उसके ऊपर हम चोकर या कोढ़ा डाल देंगे। हाँ। उसके बाद फिर से हम पेरा डालेंगे। हाँ, अब ये स्पॉन है, ऐसा रख देंगे, है ना। तो अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे हम बॉटल पे स्पॉन देख रहे हैं जी, तो बॉटल पे जो स्पॉन है वो जैसे आपसे कोई लेके जाता है जी, तो फिर उसको कितने दिनों के अंदर लगा लेने चाहिए? जैसे ये बीज जो है इस पर डेट डला रहता है, और डेट नहीं डाला है तो हम जिससे बीज ले रहे हैं उससे पूछ के लेना चाहिए कि कितना पुराना बीज है। हाँ। उसके आधार पे उसका अवधि रहता है, उस पर्टिकुलर अवधि के अंदर में एक्सपायरी डेट कह सकते हैं उसको। हाँ। उसको आपको बीज को बनाना होता है। ये अच्छा। बीज जैसे फुल ग्रोथ बीज है, इसको अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर बनाना चाहिए। अगर ये हाफ ग्रोथ बीज मिला है तो 15 से 20 दिन के अंदर बनाना चाहिए। 30% ग्रोथ रहता है, मिनिमम 30% ग्रोथ वाला बीज को दे सकते हैं, उससे कम का नहीं जग पाता, खराब हो जाता है। अगर 30% ग्रोथ वाला बीज है तो आप उसको महीने दिन के अंदर में यूज कर सकते हो। तो कितने % ग्रो का बीज है? जैसे ये फुल ग्रोथ जो बीज होता है उसमें जाला पूर्ण बना होता है। हाफ ग्रोथ बीज में जाला आधा रहता है, वो आप देखेंगे तो हाँ आपको समझ जी आ जी। जाएगा। और जो 30% बोल रहे हैं उसमें जाला इतना सा रहता है, थोड़ा सा जगह रहता है यहाँ पर, थोड़ा सा जगह रहता है यहाँ पर, तो छोटा छोटा स्पॉट बना रहेगा जाला वो जैसा। बॉटल में अपना ही डेवलप होते रहता वो है। डेवलप होते रहता है, क्योंकि ये सेपरेट है। आप इसको इसी तरीके से कहीं भी ला ले जा सकते हो। इसी कारण से इस बीज में, खासकर पैरा मशरूम में, आप 30%, 50%, 80% ग्रोथ वाले बीज को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। दूसरे मशरूम में ये चीज़ें सुविधा नहीं रहती। जब तक बीज पूर्ण रूप से ग्रोथ ना होगा तब तक आप उसको कहीं ला ले आ नहीं सकते। सबका अलग अलग सबका अलग अलग तरीका है। ठीक है, ये देखो फिर से डाल रहे हैं ऊपर पे ट्रे पे। इसके अलावा अदर चीजें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे आप कैरेट कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इसके जगह पे आप लकड़ी का ही फ्रेम यूज कर सकते हो, लोहे का फ्रेम कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्टली आप जो है इसको खुले जगह पे, जैसे पैराट होता है वैसे ही पैरा को ऐसा डालते हुए यूज कर सकते हो, बिना कैरेट का। डायरेक्ट पैरा को डालते जाओ, उसके ऊपर बीज डालते जाओ, उसके ऊपर पैरा, उसके ऊपर बीज, ऐसा करके एक छोटा पैराट बना सकते हो। अच्छा, हाँ, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में हुंडुल बोलते हैं, उस तरीके से छोटा सा हुंडुल बना सकते हो। ठीक है, फिर उसको आप पॉलीथीन से ढक सकते हो। ठीक। अच्छा, इसको बांध दे रहे हैं? हाँ, ये फर्मा जैसा हो गया, फ्रेम जैसा। बांध देने के बाद इसको आप जो है कैरेट से बाहर निकाल सकते हो। हाँ, मतलब एक जगह चिपक गया वो। चिपक गया जी। ठीक ठीक, चलो अब अंदर चलते हैं। ये सर ले आए कैरेट, है ना जी। अभी इसको यहाँ जैसे पहले रखे हैं वैसे ही रखेंगे जी। हाँ, ले दाई रख तो दाई, कैसे रखते? हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे सेम वही ईंट जैसा प्रोसेस है। अब ले आए और सांचा को उल्टा आप ढक देंगे, निकाल देंगे इस तरीके से, हल्का सा एक बार दबा देंगे, हल्का ढीला हो जाता है इस कारण से जी। ठीक, ये रख दिया। अब ये रख दिए, इसको पॉलीथीन से ढक देंगे। हाँ। और अगले 6 से 8 दिन के लिए आप इसको कुछ नहीं करना है, पॉलीथीन से ऐसा ढक देंगे जी। अच्छा, अभी आप जो मुझे बता रहे थे 3 दिन से, वो वाला जरा दिखाइए जी। ये देखिए, इसमें बड़ा लाइन है, ये 2-2 दिन का एक लाइन है। हाँ। ये चौथे दिन का ये आपका स्टेप यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 से 4 दिन बाद ऐसा, और आगे जाएंगे 5वें 6वें दिन ग्रोथ जो है आपको बढ़ते हुए दिखेगा। जाला उसमें कम है, इसमें जाला ज्यादा है, और आगे जाएंगे और ज्यादा जाला है। इधर और जाते डेट वाइज बना हुआ है, कम बनाते हैं तो। हाँ, खोल दे, पूरा खोल दे होती है, खोला जात भाई, देखिए। हाँ, इधर आप इसमें देखेंगे डेट वाइज आपका जाला जो है या माइसीलियम ज्यादा मात्रा में रन किया हुआ दिखाई देगा। अच्छा। जिसमें ज्यादा, अब इधर जाएंगे तो 5वें 6वें दिन हो जाएगा। हाँ। और लास्ट में जाएंगे तो 8वें दिन तक का आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें तो और ज्यादा दिख रहा है, इधर दिखा था, इससे ज्यादा दिख रहा है। तो इस तरीके से ये जाला जो है बढ़ते जाएगा। जब जाला फुल मात्रा में बन जाएगा तब इसको हवा देना रहता है, तब आपको वेंटिलेशन करना पड़ेगा। जब फुल मात्रा पे बन जाएगा तो हवा देना रहता है। हवा देने का मतलब ऑक्सीजन, जैसे खिड़कियां दरवाजे हैं वो खोल दिए बस। और सुबह के टाइम में बड़ा दरवाजा खोल देंगे ताकि ठंडा हवा अंदर आ सके। हवा देने का मतलब ये नहीं कि ये पंखा नहीं, वो नहीं, वो नहीं। हवा देने का मतलब बाहर का फ्रेश एयर यहाँ पे एंटर करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं उमस होगा, थोड़ा सा वैक्यूम जैसा लग रहा है, थोड़ा गर्मी, पसीना पसीना जैसा लग रहा है। ये चीजें इसको कम करना होता है जब ये 8 दिन का हो जाता है। ठीक है, अब ये बना कैसे है ये समझते हैं जी। यहाँ पे 1 साइड विंडो है, इस साइड विंडो है जी। ठीक है, 1 साइड विंडो जी। और जगह स्पेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है जी। लेकिन आप थोड़े से जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। इसी के साथ इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है जी।
और ऊपर पे हवा निकलने का अरेंजमेंट है जी ना? जी, वो किनारे पे वेंटिलेशन सिस्टम है, वहां से एयर जो है गर्म हवा निकलती है। हाँ। टॉप बॉटम पे एकदम ज्यादा गर्म हवा निकलती है और निचला हिस्सा इसका बहुत ठंडा रहता है। ये इस तरीके से बना है, बड़ा है ये, जी है ना। लेकिन मेरे चिंता का विषय कुछ और है। जी मेरे चिंता का विषय है छत्तीसगढ़ में आजकल जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे मुर्गी सेट खाली हैं जी और वो उसके ऊपर एस्बेस्टर का शीट लगा है मुर्गी जी, सेट में। जी। तो क्या हम उसमें भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप जो है मुर्गी फार्म जो सेट बना हुआ है उसमें बहुत अच्छे तरीके से पैरा मशरूम कर सकते हैं। क्योंकि वो जो जगह है और ये जो जगह है बिल्कुल मिलता है अपने आप में। ऐसे ही सेम वहाँ पर भी सीट लगा रहता है, ऐसे ही दोनों साइड दीवार रहता है, वेंटिलेशन का मौसम एरिया लगा रहता है, वेंटिलेशन जो खिड़कियाँ हैं वो, और नीचे फ्लोर ऐसा ही रहता है। तो आप इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे अगर हम पैरा मशरूम कर पा रहे हैं तो आपका मुर्गी फार्म या जो भी मुर्गी का शेड है वहाँ पर इजीली पैरा मशरूम कर सकते हो। कर सकते हैं जी। थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन या जुगाड़ उस किसान मेजर जो है आपको सूर्य की दिशा में रहता है, वो सूर्य का लाइट डायरेक्ट ना आए ऐसा वाला दिशा में एंगल में रहता है। अक्सर आपने शेड देखा होगा तो हाँ। तो इसके लिए सनलाइट आना चाहिए ऐसा रहता है, जस्ट उल्टा रहता है। हाँ। तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा जी वो उसमें जो ओपन एरिया रहता है वो उत्तर दक्षिण हाँ, ओपन हाँ, रहता है, जी, जी। पूरा पश्चिम पूरा क्लोज पश्चिम रहता रहता है। है। तो इसका जस्ट जो है उल्टा है। रहता है। बस ये यही बड़ी बस काम की बात आपने बताई। यही बस मेन चीज है। आपको जब दोपहर में खूब लाइट रहता है उस समय आपको दोनों तरफ की जो नेट है उसको खोल देना है ताकि जो उजाला यहाँ पर आए, और बाकी समय जब आपको हवा की मात्रा कम चाहिए तो आपको वापस उसको ढक देना है। सेट के डायरेक्शन में जी, अंतर है जी, दोनों का। बस ठीक है, तो उसको मेंटेन करना है। उसके अलावा टेम्परेचर और आर्द्रता को मेंटेन कर लेने करना हैं। बस। इसके बाद आप जो है आराम से उसमें कर सकते हो, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है। मतलब वो खाली सेट का इस्तेमाल कर खाली सकते सेट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। पैरा मशरूम मेरे समझ में आप जो है मुर्गी के खाली पड़े फार्म पे बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक, क्योंकि देखता हूँ तो पीड़ा होती है, लाखों लाखों का फार्म जी, खड़ा जी, खड़ा जी। पड़ा हुआ है। मैं भी, हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे किसान हैं जिनको मैंने सजेस्ट किया है और अभी के टाइम पर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं मुर्गी फार्म को बदल करके वहाँ पे मशरूम उगाने के लिए। ठीक, मार्केट तो है ही। जी, मार्केट अच्छा, तो है। एक चीज हम यहाँ चलते चलते समझते हैं, छत्तीसगढ़ में पैराफूटू का अच्छा मार्केट है कि ऑयस्टर का है? देखिए, मार्केट ऐसा किसी का बना बुनाया नहीं है, ना ही पैरा मशरूम का था ना ही ऑयस्टर मशरूम का है। आप जो है जिस मशरूम को उगाते हो और अपने क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करते हो या फिर मार्केट में लेके जाते हो उसका मार्केट बनते जाता है। अगर हमारे क्षेत्र की बात करूँ तो मैं पहले यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम किया हूँ, तो लोगों को ऑयस्टर मशरूम के बारे में पहले से पता है। इस कारण से यहाँ पर ऑयस्टर मशरूम बहुत ज़्यादा बिकता है। अभी पिछले 4-5 सालों से 6 साल से मैंने पैरा मशरूम काम मेजर रूप से किया है और पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा स्केल पे किया है। तो अब पैरा मशरूम का मार्केट बन रहा है। तो मार्केट मेरे समझ में, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि किसी का बना नहीं रहता, मार्केट अपने तरीके से बनाया जाता है। आप जिस मशरूम का उत्पादन कीजिए उस मशरूम का मार्केट बनेगा। आपको अपने एरिया में उसको उपलब्ध कंटिन्यू रखना पड़ता है। जैसे आपको पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे मान के चलिए राजिम है, अपना उदाहरण बता रहा हूँ, राजिम में एक पर्टिकुलर जगह पे मैं रोज जाके बैठता हूँ या मेरे लड़के जाके बैठते हैं, तो लोगों को पता है कि मशरूम चाहिए तो यहाँ पर आना पड़ेगा, उसको दिमाग में है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे लोग अपने आप आके मशरूम लेने लगते हैं। बाकी समय पे मैं वहाँ नहीं बैठता हूँ, उस समय लोग नहीं आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जी। जैसे मैं कार से जा रहा हूँ जी सपोज, या बाइक से जा रहा हूँ, जी और मान लो मैं अभी आया हूँ सेमरा के रास्ते से, जी है ना, सेमरा के रास्ते से मैं आया, जी। कोई मुझे सेमरा पे बेचते हुए दिख दिख गया जी। तो मैं 4 लोगों को और बताता हूँ कि जी। सेमरा में वहाँ ओदे मशरूम करना बिक रहा मशरूम है। बेचा थे जी, जी। और महू जान डरू कि ओदे कर बेचाते जी, महू लेके सकते। जी। मतलब आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। मेन चीज इसका यही है, चाहे मार्केटिंग की बात करें चाहे उत्पादन की बात करें, आप कंटिन्यू करते रहिए। एक बार मशरूम नहीं जगह कोई बात नहीं, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए। मशरूम एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो आपसे निकलने लगेगा। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको कभी नहीं कर सकते, ना ही इतना सरल है कि आप एक ही बार में करने लगोगे। बस ये ध्यान रखना है कि आप कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी बोलते हैं या लगातारपन जिसे हम बोलते हैं वो करते रहें, उत्पादन के मामले में भी और मार्केटिंग के मामले में भी। आपका मशरूम भी निकल आएगा और आपका मशरूम बिकने भी लगेगा, बस आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो अभी भैया फिर से हम वहीं वापस चलते हैं जी। जो प्रोसेस हम जो आगे का स्टेप बचा है उसको आपको बता देता हूँ। हाँ, बाकी दिन का बता दीजिए। तो दोस्तों 3 से 5 दिन का बेड देखने के बाद, ऑयस्टर देखने के बाद हम फिर से यहाँ पे आ गए हैं। तो भैया अब 6वां दिन से कहानी शुरू करो जी, है ना। हाँ, तो बताइए 6वें 7वें 8वें दिन में आपका जो जाला मैंने अभी बताया था वीडियो में पीछे हाँ, में, हाँ। इतना जाला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा। 8वें दिनों में आप जो है इतना जाला आने के बाद हाँ। पॉलीथीन को हटा देंगे हाँ। और हटा के आधे घंटे के लिए हवा देंगे। अच्छा। हवा देने के बाद आपको वापस से ढक देना है। हाँ। फिर शाम को यही प्रक्रिया दोहराना है। आपको
90वें दिन 10वें दिन इस तरह से आपको छोटे छोटे दाने बेड के अच्छा, ऊपर बनते ये दिखने दिखाई लगा छोटा छोटा, है ना? और उसके बाद 11वें दिन इस तरह से मशरूम जो है पिन हेड पे बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ये पिन हेड है। हाँ। इसके बाद अगले 1 से 2 दिन में यानी 13वें 14वें दिन में हाँ। आपको पूर्ण रूप से मशरूम का आकार इस तरह से देखने को मिलेगा। और ये अच्छा। मशरूम जो है आपको 15वें दिन हाँ, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। 15वें दिन ऐसा हो जाएगा। हाँ। तो छत्तीसगढ़ में डोहरू ज्यादा मार्केट है भैया कि फूटे वाले के? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में डुंगरू ज्यादा खाते हैं। हाँ। और आप अगर उड़ीसा में जाओ तो वहाँ छतराहा भी चलते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये कितने दिन का होगा वो जो दिख रहा है मुझे? ये 15वें 16वें दिन का बेड है। 15वें 16वें दिन का, मतलब छत्तीसगढ़ में जल्दी से ये मतलब सेल हो जाता है, ऐसा कह दें? हाँ, ये डुंगरू में ज्यादातर लोग पसंद करते हैं जो छतराया खुला हुआ नहीं है और उसको हाथों हाथ आराम से हमारे यहाँ मार्केट है 400 रुपए किलो में बिक जाता है। यहाँ अच्छा। फार्म से ले जाते हैं। राजिन साइड में 400 रुपए किलो में 400 रुपए किलो में बिक जा रहा है। अरे गजब गजब गजब। 100 रुपए पाव में लोग हाथों हाथ लेने को तैयार है। 100 रुपये पाव में लोग हाथों हाथ लेने को तैयार हैं। ठीक है, ये भी देखो, ये दिखाओ हरी जरा, ये देखो इस साइज में बिक जाता है। तो ये कितना दिन का बताया इसको? ये 15वें 16वें दिन का है। 15वें 16वें दिन का। तो अमूमन हम मान के चले ये 15 दिन में रिटर्न देने वाली सब्जी है। जी, मतलब सब्जी की खेती समझ लें थोड़ा इसको। बहुत डिले हुआ है मौसम की वजह से तो 17-18 दिन भी लगता है। हाँ। नहीं तो हम इसको 15 दिन का फसल बोलते हैं। महीने में आराम से आप 2 फसल इसका ले सकते हैं। महीने में 2 बार निकल सकता है। अब मेरे अंदाज से ऐसा कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है जी, जो महीने में 2 बार आ जाए। 2 बार आ जाए। ठीक है, और ये कहीं भी कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के गांव में तो कर ही सकते हैं। तरियक पार खाली है, पंचायत लग घलो रिवेन्यू मिली और महिला वाला घलो काम मिली, जेंट्स घलो काम मिली। हाँ। लगा बेड वहां कर ले, पीपर खड़े हुआ है ना भाई? ठीक है, अभी ये देखो, ये इसका आइडियल साइज है। हाँ। इस तरह से जब मशरूम होता है हल्का सा कैप ओपन होने वाला होता है। हाँ। ये आपका कैप खुलने वाला है। अगर आप इसको अभी नहीं तोड़ेंगे हाँ। तो शाम तक ये खुल के बाहर आ जाएगा। हाँ। इसी कंडीशन में मशरूम को तोड़ा जाता है और सबसे ज्यादा इसी मशरूम का डिमांड है इस साइज का। अच्छा, अब भैया इसमें लगने वाली लागत और प्रॉफिट की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज समझाइए। जी, इसमें बीमारी क्या क्या आती है? इसमें बीमारी आपका मेजर जो आता है वो स्पॉन की तरफ से आता है। हाँ। अगर आपका स्पॉन सही नहीं है, जो कि ज्यादातर जगहों पे यही प्रॉब्लम है किसानों के पास में कि उनको स्पॉन सही नहीं मिल रहा है। कंटामिनेटेड व्हाइट मोल्ड ग्रीन मोल्ड से संलग्न हुआ स्पॉन मिलता है। उसको जो पहले किसान खेती कर रहा है, जो परसों से कर रहा है, उनको तो दिक्कत नहीं, अब पुराना हो गया उनको। हाँ। लेकिन जो नए किसान आते हैं उनको जितने भी मशरूम के स्पॉन सप्लाई कर रहे हैं बहुत सारे लोग, अब किसी का नाम लेना गलत होगा, तो जहाँ से भी उनको स्पॉन मिलता है या तो ओल्ड डेटेड होता है या एक्सपायरी वाला स्पॉन मिलता है या नहीं तो कंटामिनेटेड स्पॉन मिलता है। कंटामिनेटेड स्पॉन में ग्रीन मोल्ड रहता है अक्सर, जो दिखाई नहीं देता है, सेम मशरूम के जाला जैसा दिखता है। और व्हाइट मोल्ड तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, पूरा मशरूम ही है, आपको समझ आता है। जब आप पूरा बेड लगा लोगे, सारा चीज कर लोगे, जाला भी ऐसा बनेगा, उसके बाद उसने मशरूम नहीं बनेगा, तब समझ आता है कि हमारा स्पॉन खराब था। तो इस तरह से इस जगह मशरूम काम में स्पॉन जब आप लेते हो तो आपको बहुत बारीकी, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सारी गलतियां स्पॉन के समय होती है। दूसरी जो गलती होती है वो आपका इस उपचार का है। आप चूना में ढंग से उपचार नहीं करते हो, उसका जो कंपोजिशन है या कह सकते हैं जितनी मात्रा में पैरा उतने मात्रा में लिक्विड, उतने मात्रा में जो उपचार की केमिकल या चूना बोलते हैं वो होना चाहिए। वो रेशियो नहीं मिलता है, तभी आपका पैरा उपचार ढंग से नहीं होता है और उसके बाद उसमें ग्रीन मोल्ड आ जाता है या कह सकते हैं उसमें जाला अच्छे से नहीं बनता है। इन दोनों कारणों से आपका जो है मशरूम का फ्रूटिंग बॉडी अच्छा नहीं बनता है, ये मशरूम ढंग से नहीं निकलता है और उसके बाद जो है आपका लागत में या कह सकते हो आपको प्रॉफिट में कम ज़्यादा असर पड़ता है। एक दूसरी समस्या आती है कभी कभी, जैसे इसमें आप देखेंगे गलन रोग। आवश्यकता से अधिक नमी होती है तो आपको मशरूम में इस तरह से गलन होगा। इसका कैप जो है, ये कैप वाला हिस्सा है, ये गल चुका है। ये आवश्यकता से अधिक नमी होने के कारण से या कह सकते हो आपका ढकने का अवस्था, जो पॉलीथीन हमको ढकना होता है उसमें लेट लतीफ़ी या फिर कह सकते हो चूक होने के कारण से ऐसा हो जाता है। तो ये गलन रोग भी आता है कभी कभी मशरूम में। बाकी अन्य कोई बीमारी इसमें आती नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है। इसमें कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह के कीटनाशक या दवाई छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको खाली स्पॉन डालना है, चूना से उपचार करना है और जो आपके खलिहान में खेतों में पड़ा हुआ पैरा है उसको उपयोग करना है। जी, अच्छा, तो इसके लिए एक चीज अब फिर से मुझे समझाइए जी। पैरा गर्म, यहाँ डबल फसल होता है राजीव में जी, धमतरी में पूरा होता है जी। तो पैरा जो है गर्मी के फसल का बेस्ट है कि बरसात के फसल? एक्चुअल में जो पैरा हम उपयोग करते हैं वो मौसम के आधार पे नहीं है, गर्मी या बरसात का। उसका मेन आधार है वो पैरा पका हुआ होना चाहिए। जब वो पेड़ के रूप में था, धान के रूप में था, तो पर्याप्त मात्रा में पका होना चाहिए।
कई बार क्या होता है, रबी की फसल के टाइम पर किसानों को सामने सीजन बरसात का लगने वाला होता है या गर्मी जो तेज रहती है तो पानी की कमी होती है, तो लेट लतीफी में वो हड़बड़ी में काट देता है फसल को। वो पैरा पका हुआ नहीं रहता, हरापन लिया हुआ रहता है। वैसा पैरा उपयोग करने से उसमें तेजी से फफूंद लगता है और वो उसमें आप जो मशरूम उगाना चाहते हो वो नहीं उगता। इसीलिए सीधा साठ में लोगों को बता दिया जाता है कि आप रबी की फसल का पैरा उपयोग ना करो, लेकिन नियम ऐसा नहीं है। मेन है कि आपका जो पैरा आप उपयोग कर रहे हो पर्याप्त मात्रा में पका हो, जब वो धान था, और दूसरा आप उसको पर्याप्त मात्रा में सुखा के रखो, उसमें नमी की मात्रा ना हो या कह सकते हो गीलापन ना हो। इन दोनों कारणों से उसमें जो है एक तरह का फफूंद लगता है, वाइट वाइट चकता निशान पड़ता है, और वो मोल्ड लगने के कारण से उसमें आप जब मशरूम उगाते हो तो उसको जगाने तो ये पैरा इस तरीके से इस्तेमाल इस तरह से पैरा को आपको उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ढक वक के रख देना चाहिए, है ना? ढक के रख देना चाहिए। पैराट भी बनाते हैं, आप स्टोर करके रखते हैं पैराट को। तो इसका ध्यान रखें कि उसको जो है अच्छे से माथा जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा होता है बॉटम का, उसको अच्छे से ढक के रखें ताकि वहां से बरसात के समय में उसमें नमी या बारिश का पानी ना घुसने पाए। यील्ड और उत्पादन और लागत पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी तक हमने बात अपने स्टेट के परिप्रेक्ष्य पे किया, लेकिन हमारे जो आसपास के स्टेट हैं उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है? तो अब मैं समझना चाहूंगा इसके लिए कैसे मौसम का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उड़ीसा का जो मौसम है, मैं उड़ीसा भी जाता हूँ, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ भी, और इधर यूपी भी और मध्य प्रदेश भी, और इंडिया है नीचे साउथ को छोड़। हाँ, तो अब एक चीज मुझे समझाइए कि उड़ीसा का जो हमारा मौसम है उससे हमारा मौसम मिलता जुलता है, लेकिन उमस थोड़ा कम हो जाता है हमारे यहाँ, और उड़ीसा पे उमस थोड़ी ज्यादा है ना? वेस्ट बंगाल पे उमस थोड़ी ज्यादा है, यानी समुद्र किनारे जाते जाते हैं उमस बढ़ते जाता है ना? और ये चिपचिपा हो जाता है और शरीर पे पूरा जैसे कपड़ा पहनेंगे तो यहाँ सफेद सफेद निशान आ जाता है, इतना उमस होता है। और अमूमन हर मौसम पे ऐसा ही देखने को मिलता है, ठंड के छोड़ दे थोड़ा मोड़ा। तो इसके लिए कौन से मौसम का रिक्वायरमेंट है? देखिए, इसमें पैरा मशरूम उत्पादन के लिए मुख्य रूप से आपको तापमान और नमी को मैनेज करना होता है। इसके लिए जो तापमान है वो 25 से ऊपर और 35 से नीचे चाहिए या 35 के आसपास चाहिए, और नमी जो है वो 70 से 90% के बीच में चाहिए। इस बीच में आप दोनों चीज़ों को जहाँ पर मैनेज कर लिए वो तापमान या वो वातावरण इसके लिए अनुकूल है। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसे एरिया में आता है, इंडिया के जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से या तापमान अनुक्रम के हिसाब से, कि यहाँ पर जो तापमान जो है वो आपका जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक 25 से 35 डिग्री के बीच में तापमान होता है, जून को छोड़ करके, क्योंकि जून में जो है 35 से ऊपर चला जाता है, 40-42 भी चला जाता है, 45 भी होता है कहीं कहीं पर। और नमी जो है वो आपका हम ऊपर से पानी छिड़काव करके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए आपका जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक नमी का उतना ज़रूरत नहीं होता, बल्कि आवश्यकता से अधिक नमी होती है क्योंकि बारिश का मौसम है। और आपका जनवरी से लेकर के जून के बीच में, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है उस समय नमी कम होता है, तो ऊपर से पानी डाल करके या फिर जो नेट लगा हो इसके ऊपर हम बोरा लगा देते हैं, टाटा जो बोलते हैं, और जूट का जो बोरा आता है उसके ऊपर हम पानी भिगा करके नमी को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मतलब ये हम समझ सकते हैं कि आपके बताने से मुझे एक अंदाजा फिट हुआ जी। जहाँ पे धान की नेचुरल पैदावार होती है, नेचुरल बात कर रहा हूँ मैं, ग्राउंड लेवल से नहीं बात कर रहा हूँ, भगवान के भरोसे जहाँ धान की खेती होती होगी अच्छी, भगवान भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे, जैसे उड़ीसा पे अच्छी धान की खेती है ऊपर वाले के भरोसे, नीचे पानी निकले ना निकले। छत्तीसगढ़ में अच्छी खेती है धान की भगवान के भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भगवान के भरोसे, आसमान के भरोसे धान की अच्छी खेती होती है, ये जगह इसके लिए परफेक्ट बैठेगा। परफेक्ट है ना? मतलब ग्राउंड से पानी निकाल के धान की खेती की बात नहीं कर। सही है, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं कि जहाँ पर नेचुरली पानी और बारिश होता है या फिर गर्मी पड़ता है वहाँ पर इस मशरूम की खेती एकदम इजी तरीके से किया जा सकता है। अलग से आपको आर्टिफिशियली ना पानी देने की जरूरत है और ना ही गर्मी बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, मतलब इन जगहों पे सूट कर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसको बहुत पानी लगता है, उसको भी नमी लगता है, और वैसा मौसम जहाँ होगा वहीं खरीद धान की खेती हो सकती है। ठीक है भैया, अब इसको तुड़वाते चलते हैं, साथ में इसमें लगने वाले लागत और प्रॉफिट की बात करते चलते हैं। दीदी हो टोरो वो तो अभी भैया ये तोड़ने लायक हो गया, ये लोग उधर तोड़ रहे थे, हम इधर बुलाए हैं, है ना? ठीक है, तो इसको तोड़ते वक्त जैसे तोड़ती हैं तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तोड़ते समय आपको मशरूम को कुछ विशेष नहीं, अगर खिल गया है तो डंठल को पकड़ना है, छतरी को नहीं पकड़ना है। छतरी अच्छा, लेट पकड़ के बता दे दाई कते कला पकड़ते? छतरे वाला, छतराहा वाला तो हाँ, छतराहा वाले ओढ़ हार के तोड़ा थे। हाँ, ये खिल गया है उसको नीचे से पकड़ के आपको तोड़ना होता है, नहीं तो ये छतरी जो है टूटने का डर रहता है। और जो डुंगरू है उसको घुमाते हुए तोड़ना होता है, कोई भी दिशा में ऐंठते हुए
नीचे से ये आपको नीचे तोड़ना और है। बड़ा वाला है जी ये सब तोड़ रहे हैं। जी ठीक है, तो ये भी इधर भी तोड़ रही हैं। ये डोहरू वाले दीदी तोड़ते हैं, हाथ दे ये देख डोहरू वाले। हाँ ओप वाले दिखाते हरी सो पर ज़्यादा रिस का जी। हाँ ये सब दिक्कत हुई। ठीक है, ये इस तरीके से तोड़ रहे हैं। इधर से दिखा दे हरी। हाँ तो भैया अब एक चीज़ मुझे बताइए कि एक बेड को जैसे बनाते हैं, ये बेड को हम बनाए हैं, जी। तो एक बेड बनाने में एक किसान को पूरी तरीके से कितना खर्चा आ जाता होगा? इसमें 4 तरह का लागत होता है। हाँ पहला आपका जो है मेन चीज़ है इसका रॉ मटेरियल या भोजन जिसे हम बोलते हैं पैरा। हाँ पैरा पे पहला लागत आएगा। पैरा पे लागत 3 तरह से आ सकता है। अगर आपका खुद का पैरा है हाँ। तो आपको जो है खाली लाने का लगेगा। हाँ। अगर आप दूसरे से पैरा लेते हैं या खेतों से लाते हैं तो ट्रैक्टर गाड़ी का भी लगेगा जिसमें आप वाहन को ढुलाते हैं। हाँ। और अगर आप जो है किसी किसान से लेके लाते हैं तो आपको लेने का भी चार्ज लगेगा। तो 3 तरह का पैरा पे लागत हुआ। हाँ। दूसरा इसका लागत आता है बीज का, हाँ जो आप कहीं से खरीदते हैं। अगर आपके पास खुद का लैब है बीज बनाने का तो आप अपने यहाँ से लेंगे तो आपको लागत कम आएगा इस पॉइंट पे। अगर आप जो है किसी से लेते हैं तो वो उसको लेने का लगेगा। नज़दीकी आदमी है तो आपको ट्रांसपोर्ट कम से कम आएगा। बाहर से मंगाते हैं तो आपको बस का भाड़ा भी लगेगा। तीसरा लागत जो है आपका इसका जहाँ पे आप जगह पे फार्मिंग कर रहे हैं या अगर आपका खुद का है तो आपको इस जगह का किराया नहीं देना पड़ेगा। अगर आप किसी जगह पे लीज पे लेके कर रहे हैं तो इसका जो है जगह का भी आपको चार्ज देना होगा। ये 3 तरह का लागत आपका आता है। चौथा एक और लागत जो है मेन है वो है आपका इसके ऊपर जो चोकर मिलाते हैं और आपका जो है पानी या फिर टंकी का जो लगता है बिजली बिल का वो, और चूना वगैरह का। चूना का उपचार के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बाद में और पानी छिड़काव करते रहना पड़ता है? जैसे इसमें अगर सूखापन लग रहा है, ज्यादा सूखा लग रहा है, जैसे इधर का साइड सूखा हुआ है, इधर धूप पड़ता है तो इधर का हिस्सा सूखा हुआ है, तो इसमें आपको अगर बहुत ज्यादा सूखा लग रहा है कि मशरूम सूखने जैसा या साइज बड़ा नहीं हो रहा है तो ही पानी का छिड़काव करना है, नहीं तो अन्यथा नहीं लगता। नहीं लगता। ठीक है, तो टोटल अगर हम मिला दें तो एक बेड में कितना लागत किसान को लगता है? एक बेड में देखिए, अगर आप मैंने बताया 3-4 कारक। अगर आपका पैरा खुद का है तो आपको पैरा का लेने का जगह लागत कम हो गया, आपका ढुलाने का लागत कम हो गया। तो आपको पैरा जो है ये एक बेड पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो सूखा पैरा यूज़ किया है आपने, तो 2 किलो पैरा का लागत आपको 5 से 10 रुपये आएगा। हाँ। अगर आप इसको लेके लाते हैं तो 15 या 20 रुपये भी जा सकता है। हाँ। क्योंकि लाने का और लेने का दोनों का चार्ज जुड़ जाएगा। ऐसे ही बीज पर भी आता है। एक बेड पे हम 100 ग्राम बीज यूज़ करते हैं। अगर 100 ग्राम बीज को हम लेते हैं तो ये मान के चलिए आज के टाइम पर 60 रुपये 70 रुपये बोतल लागत आ रहा है, उस पर 400 ग्राम माल होता है, तो ये मान के चलिए आपका 15 रुपये 100 ग्राम का इसका बीज पे लग गया। अच्छा जी, तो टोटल अगर उसको कैलकुलेट कर दें, एक मोटा 15 रुपये का बीज हो गया, 10 रुपये का पैरा हो गया, 25 हुआ। इसके बाद उपचार का लगेगा, इसमें 2 से 5 रुपये का उपचार लग जाता है। तीसरा आपका इसका जो रेक लगाते हैं और झिल्ली लगाते हैं वो है, वो पर बेड पे 10 रुपये करीब जाता है। जो ईंट वगैरह है, जगह है और पॉलीथीन है, इन सब पे ऐसा करके 35 रुपया हुआ। इसके बाद जो आपका लेबर है वो मेन है। इस पे पैरा को काटने के लिए लगता है लेबर, आपको यहाँ पर बेड बनाने के लिए लगता है लेबर, मशरूम को तोड़ने के लिए लगता है। ये तीनों जगह पे लेबर का खर्चा आता है, वो आपका लगभग 20 रुपये खर्चा आता है पर बेड पे। तीनों जगह के लिए। उसके बाद आपका चौथा जो है उसका कमीशन एजेंट जो इसको बेचने जाता है वो है। जैसे आपका मशरूम को कोई लेके जा रहा है तो उसको कम रेट पे देना पड़ेगा या फिर होलसेल रेट पे देना पड़ेगा, वो चौथा है। तो इस तरह से इस 1 किलो मशरूम को उगाने का या कह सकते हैं एक बेड मशरूम को निकालने के लिए टोटल लागत 60 से 70 रुपये अधिकतम आता है। 60 से 70 रुपये पैराफुटू का बता रहे हैं? पैराफुटू का। ठीक है, और आयस्टर का? ऑयस्टर का तो और बहुत कम है, उसको तो 40 से 50 रुपये पर किलो का आता है या पर बेड पे आता है। ठीक है, आप पैराफुटू का बता रहे हैं इतना आता है। तब एक किसान को 15 दिन में जी एक बेड कितना दे देगा? एक बेड पे अगर आपका पैरा का क्वालिटी अच्छा है, बीज का क्वालिटी अच्छी, सारा चीज़ सही सलामत है, तो इसमें 800 ग्राम से लेकर के 1.25 किलो तक का मशरूम निकलता है एक बेड में? एक बेड पे। और अगर डाउन रहा कि कोई भी चीज़, जैसे बीज अगर कमज़ोर है या पैरा कमज़ोर है या मौसम सही नहीं मिला, नया किसान है, पहली बार उगा रहा है, गलती कर रहा है, उस कंडीशन में कम से कम आधा किलो मशरूम इसमें निकलना ही चाहिए। तो हम किसको पकड़ के चलें? आधा किलो मशरूम एक बेड पे। जी, एवरेज को। ठीक है, तो कितना रुपया किलो है इसका? इसका लागत अब हमारे तरफ तो हम लोग 400 में रिटेल बेचते हैं। अगर होलसेल की बात करें तो 300 रुपये से लेकर के 250 रुपये के बीच में इसका होलसेल पे जाता है। आप 400 बेचते हैं,
रिटेल रिटेल पे जी। तो हम बीच वाले 300 को पकड़ लेते हैं। 300 से 250 का लागत इसका बेचने का रेट है इसका होलसेल का। जैसे होलसेलर कोचिया लोग ले जाते हैं यहाँ पे फार्म से डायरेक्ट 15 किलो किसी को चाहिए, 20 किलो चाहिए, वो घूम घूम के बेचते रहते हैं अपने अपने तरीके से, या कहीं पर पसरा लगा के बेचते हैं। तो उनको हम लोग जो है 250-60 रुपये से लेकर के 300 रुपये के बीच में मौसम या फिर सीजन के हिसाब से दे देते हैं। ठीक, तो एक बेड फिर कितना किसान को दिया? एक बेड पे आप मान के चलिए 250 रुपये कम से कम को ही मान के चलें, और 70 रुपये का लागत है तो 180 रुपये इसमें शुद्ध प्रॉफिट देता है एक बेड पे। एक बेड पे। और फिर महीने दिन में कितना हो गया? महीने दिन में आप ये मान के चलिए 360 रुपये। 360 रुपया महीने दिन में हो जाएगा क्या? 2 बार? 2 बार हो जाएगा आराम से। महीने दिन में 360 रुपया देना ही देना है एक बेड में जी। ठीक है। अभी एक चीज बताइए, फिर आपके पास अभी कितने बेड हैं? हमारे पास अभी के टाइम पर ये मान के चलिए यहाँ पर 600 बेड है। 600 बेड है जी। ठीक है। इस बेड को आप और भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आदमी इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ मौसम उतना अच्छा नहीं रहा है, तो हम कम लगाते हुए चल रहे हैं। जब इसका पर्याप्त अनुकूल मौसम रहता है, डिमांड का समय रहता है, लोग लेना चाहते हैं, मशरूम खाने को इंटरेस्टेड रहते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा मात्रा में बेड लगा के ज़्यादा मात्रा में मशरूम ले लेते हैं। अच्छा। जरूरत के हिसाब से बढ़ाते हैं घटाते हैं। जी जी जी। तो अभी हम अमूमन मान के चलते हैं 600 बेड का हिसाब लगा के चलते हैं ना, तो 360 रुपया है जी एक बेड का। अब मुझे एक चीज समझाइए, किस महीने से किस महीने तक होता है और कौन सा महीना बेस्ट होता है? छत्तीसगढ़ का जो वातावरण या मौसम है वो आपका जनवरी से पैरा मशरूम की खेती हो सकती है। जनवरी से? 10 जनवरी से आप खेती कर सकते हैं, जब मौसम गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ। जब सूर्य जो है उत्तरायण में जाता है, बसंत आने लगता है। जी जी, बसंत आने जिसको उत्तरायण बोलते हैं। सूर्य का उत्तरायण लगते ही जो मकर संक्रांति हम मनाते हैं, उसके बाद से पैरा मशरूम की खेती स्टार्ट हो जाती है। हाँ। और वहां से लेकर के आप जो है अक्टूबर के महीने या फिर कह सकते हैं दिवाली बाद तक आप जो है पैरा मशरूम कर सकते हो नॉर्मली जी। और आप अच्छे से करने लग गए हो, आपको कुछ चीज़ों से खिलवाड़ करने आता है, जैसे तापमान, जैसे नमी, जैसे आपका बेड को कहीं भी ले जाके आप हटा सकते हो, धूप दिखा सकते हो। इसको आप मान के चलो दिवाली के बाद ठंड बढ़ जाती है, उस समय इस बेड को आपको गर्मी देना पड़ेगा। हाँ। तो गर्मी आप हीटर तो जलाओगे नहीं, यहाँ पर महंगा पड़ जाएगा। तो आप इस बेड को ऐसा बनाते हैं कि आप इसको धूप दिखा सको, आधा घंटा 1 घंटा, फिर गर्मी बढ़ जाने के बाद वापस यहाँ पे ला सके रख सको। हाँ। इस बीच में बेड ज़्यादा हिले ना, मैशिलम टूटे ना, ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। तो आप इसको 12 महीने कर सकते हो। 12 महीने भी कर सकते हो, क्योंकि जब आपको धूप की जरूरत हो, आप उसको ग्रीन नेट को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर धूप आ जाएगा। या कह सकते हो इंडोर फार्मिंग हो रही है, तो इस बेड को लेकर के धूप में आप कुछ देर रख दो, आधे घंटे के लिए, इसमें गर्मी बढ़ जाएगी। आप इसकी भाषा समझ जाएंगे। जी जी जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे गर्मी चाहिए, मुझे ठंडकता चाहिए, मुझे नमी चाहिए, उस भाषा को आप समझने लग जाओगे, मशरूम को लैंग्वेज को, तो आप इसको 12 महीने भी कर सकते हैं। लेकिन एक नए फार्मर के लिए अप्रॉक्स अपन 10 मंथ या 9 मंथ ले सकते हैं, क्योंकि जनवरी से आपका अप्रैल या मई तक लेंगे वो, और उसके बाद जून 1 महीना बंद करना पड़ेगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जैसे ही बारिश लगा, आषाढ़ जिसे हम बोलते हैं, पानी गिरना शुरू हो जाता है, उसके बाद से लेकर के वापस दिवाली तक ये कर सकते हैं। ये बीच में आराम से वो मशरूम की खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 9 मंथ में हर महीने 600 के आसपास निकल जाएगा कि कभी कभी ज्यादा भी होता होगा यार? ज्यादा भी करते हैं जब जरूरत का मौसम रहता है, आषाढ़ के टाइम पर। नहीं, मैं प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्या 500 ग्राम से? हाँ, उत्पादन तो बढ़ जाता है। उत्पादन आपका सावन के महीने में बहुत ज्यादा होता है, 1 किलो 1.25 किलो आराम से हर बेड देता है। अच्छा, मोटा मोटी ये 15 दिन की खेती आपने बताया, आपके पास 600 बेड लगे हैं, महीना आपने बताया 9 मंथ, है ना? यानी कि हम महीने को अगर 1 महीने को कवर करें तो 1200 बेड आप निकाल देते हैं। पैसा आपने हिसाब बताया एकदम मिनिमम कंडीशन पे 180 रुपया आपको निकलेगा। उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 1200 इंटू 180, फिर उसको 9 से गुना कर दें तो पूरा प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन ये एक बेड का हिसाब है, कोई भी छत्तीसगढ़िया ट्राई कर सकता है एक बेड से, आराम से कर सकता है। वो ट्रे से ट्राई कर सकता है, ट्रे से भी ट्राई कर सकता है। आपके पास अगर धमेला हुई प्लास्टिक के तहूं तो ट्राई कर सकता है, ऊन ट्राई कर सकता है। और इसी के साथ हमने बहुत सारे विषयों पर बात किया है कि आप जो खाली तालाब पड़े हैं, हाँ। और तालाब के पार में जो पीपर के पेड़ हमारे पुरखा में लगा है या आमक पेड़ लगा है, ओकर नीचे जो जमीन खाली खड़े है, जो बंजर हो गए, ओकर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, पंचायत को भी रिवेन्यू कैसे मिल सकता है और आदमी को भी रिवेन्यू कैसे मिल सकता है, इस पर भी बात की। साथ में मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सेट खाली खड़े हैं, उनका इस्तेमाल कैसे हो, इस पर भी बात किया। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल सके, हर आदमी को जानकारी मिल सके, जो भी देख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है। इसी के
साथ में भैया स्पॉन भी बनाते हैं और स्पॉन का वीडियो हम अलग से कवर करेंगे। और उसी के साथ ये भैया जो है ऑयस्टर करते हैं, वो उसका जब बेस्ट सीजन आएगा नवंबर में तो वो भी कवर करने जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।